गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम लॉ फॉर इंजीनियर्स की 4th ई लेक्चर की क्लास लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉ फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज़। साथ साथ हम मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन क्या होते हैं वो भी पढ़ेंगे, साथ साथ कुछ इंटरनेशनल नॉर्म्स भी पढ़ेंगे जिससे हम मल्टीनेशनल कंपनीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आज का जो हमने क्वेश्चन डिज़ाइन किया है एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू से वो ये है कि व्हाट आर द लॉ फॉर मल्टीनेशनल कंपनीज एंड आल्सो एक्सप्लेन इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉर कंट्रोल द मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इसका आंसर हमें इस अकॉर्डिंग देना है कि पहले हम मल्टीनेशनल कंपनी बताएंगे कि मल्टीनेशनल कंपनी होती क्या है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस क्या हैं। तो हम आंसर इस तरीके से दे रहे हैं कि ए मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एमएनसी इज अ कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन दैट owns और कंट्रोल्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज इन एटलीस्ट वन कंट्री अदर देन इट्स होम कंट्री। Black law dictionary suggests that a company or group should be considered a multinational corporation if it derives 25% or more of its revenue from out of some home country operations. However, a firm that owns and controls 50% of a foreign subsidiary also controls production of goods or services in at least one country other than its home country and therefore would also meet the creation even if that foreign affiliate जनरेट्स ओनली अ फ्यू परसेंट ऑफ इट्स रेवेन्यू। इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीनेशनल जो कॉरपोरेशन है वो एक कॉरपोरेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो खुद आउन होते हैं और वो कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको, जो एक कंट्री या अपनी होम कंट्री से ज़्यादा जगह पे हो। तो इस कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि मल्टीनेशनल कंपनी वो कंट्री होती है जहाँ जो अपना बिजनेस एक खुद की कंट्री के अलावा कुछ बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर करती हैं, जहाँ पे वो अपने खुद के आउंस और खुद के कंट्रोल्स के थ्रू गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करती है। अगर हम ब्लैक लॉज डिक्शनरी सजेस्ट करें तो जो एमएनसी कंपनी और ग्रुप है जो कंसिडर करता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस को, जिसके अंदर जो 25% और उससे ज़्यादा जो रेवेन्यू मीन्स यहाँ जो हम बात कर रहे हैं इनकम से, कि जो 25% रेवेन्यू इनकम है वो उसकी होम कंट्री के ऑपरेशंस की है। और हाउएवर ए फर्म दैट आउंस एंड कंट्रोल 50% ऑफ फॉरेन सब्सिडी, और जो फर्म है वो अपने खुद से आउन करके और उसको कंट्रोल करके 50% फॉरेन सब्सिडी कंट्रोल करती है गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के लिए एक से ज़्यादा कंट्री के अंदर या खुद की होम कंट्री के अंदर। इससे क्या होता है कि जो एमएनसीज़ हैं वो अपना जो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको एक मीट देती हैं जिसके थ्रू वो अपने फॉरेन एफिलिएट जनरेट्स करती हैं, जिससे फ्यू परसेंट ऑफ रेवेन्यू क्या होता है इंक्रीज होता है। हम दूसरे वर्ड्स में बात करें तो ये मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कैन आल्सो बी रेफर टू अ मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज, ट्रांसनेशनल एंटरप्राइजेज और ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन एंड इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन और स्टेटलेस कॉर्पोरेशन। दे आर सब टाइटल बट रियल डिफरेंट बिटवीन दीज टर्म्स। अगर हम बात करें तो मल्टीनेशनल कंपनीज को हम मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज भी कह सकते हैं जिसको एमएनई बोलते हैं, उसको हम ट्रांसनेशनल एंटरप्राइजेज मीन्स टीएनई कह सकते हैं, ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशन मीन्स टीएनसी, और इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन या स्टेटलेस कॉर्पोरेशन का नाम भी हम दे सकते हैं। लेकिन हम भी देखें तो इन सब के बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं। Most of the target and most influenced companies at the modern age are publicly traded multinational corporations, including Forbes Global's 2000 companies. Multinational corporations are also subject to criticism for lacking ethical standards. They have also become associated with income multinational tax havens, a base erosion, and profit shifting tax avoidance activities. तो हम ये कह रहे थे कि जो एमएनसी है वो मोस्ट लार्जेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज होती हैं। अगर हम मॉडर्न एज की बात करें तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उनकी पब्लिकली ट्रेडेड जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होते हैं, अगर हम देखें तो फॉर्ब्स के ग्लोबल के मैगज़ीन में 2000 कंपनीज़ हैं जो एमएनसी के अंडर वर्क कर रही हैं। तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ का एक बहुत बड़ा ग्रुप है और इसके अंदर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द लार्जेस्ट और इन्फ्लुएंशियल कंपनीज़ हैं जो आज अपनी मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर ट्रेडेड कर रहे हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन है उसका जो सब्जेक्ट है किसी चीज़ की इथिकल स्टैंडर्ड्स को लैक करने में। तो हम बात कर रहे हैं कि जैसे कि जो एमएनसीज हैं वो एसोसिएटेड होती है मल्टीनेशनल टैक्स से, जो कि उसके इरोजन को बेस बनाता है, और साथ साथ जो भी प्रॉफिट उसने शिफ्ट किया है टैक्स को अवॉइड करके उसकी एक्टिविटीज़ को करके,
तो वो भी उसके लिए एक तरीके से क्या होता है, बहुत बेनिफिट होता है। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन क्या है कि एक लार्ज कॉरपोरेशन है जो कि इनकॉर्पोरेट होती है एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के अंदर, जिसके अंदर वो अपने जो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस भी करती है और साथ साथ सेल भी करती है वेरियस कंट्रीज़ के अंदर। तो दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखें एमएनसी की, तो वो है उसका लार्ज साइज़। और अगर एक फैक्ट की बात करें तो जो वर्ल्ड वाइड एक्टिविटीज़ होती हैं जिसको सेंट्रली कंट्रोल किया जाता है पेरेंट कंपनीज़ के द्वारा, तो हम ये देखते हैं कि जो ये मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं उसके अंदर क्या होता है कि इंपोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग होती है गुड्स और सर्विसेज की, ठीक है। मेकिंग सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री, हम लोग क्या करते हैं कुछ इन्वेस्टमेंट फॉरेन कंट्री के अंदर कर देते हैं, जिससे वहाँ पे हम अपनी कोई भी एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी या कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी का सेटअप करके हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज का प्रोडक्शन कर सकते हैं। बाय एंड सेलिंग लाइसेंस इन फॉरेन मार्केट्स, हमको लाइसेंस प्रोवाइड होता है फॉरेन मार्केट्स का, जिसमें हम अपने जो भी गुड्स और सर्विसेज उनको बाई या सेल कर सकते हैं। इंगेजिंग इन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग परमिटिंग अ लोकल मैन्युफैक्चरर इन फॉरेन कंट्री टू प्रोड्यूस देयर प्रोडक्ट्स, हम लोग एक कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं जिसके अंदर हम इंगेज होते हैं और परमिट होते हैं कि हम एक लोकल मैन्युफैक्चर होने के नाते और फॉरेन कंट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट का प्रोडक्शन कर सकते हैं। ओपनिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ और असेंबली ऑपरेशन इन फॉरेन कंट्रीज़, तो हम बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं उनको ओपन किया जाता है और असेंबल किया जाता है फॉरेन कंट्रीज़ के ऑपरेशन के अंदर। तो एमएनसी में गेन फ्रॉम देयर ग्लोबल प्रेजेंस इन अ वैरायटी ऑफ वेज। फर्स्ट ऑफ ऑल, एमएनसी कैन बेनिफिट फ्रॉम द इकोनॉमी ऑफ स्केल बाय स्प्रेडिंग R&D expenditures and advertising cost over the global sales, pooling global purchase power over suppliers and utilize their technological and managerial know-how globally with minimum additional cost। तो जो एमएनसी हैं वो अपने जो मेन उनका जो मोटिव होता है, मेन जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि प्रॉफिट गेन करना। और उसके अगर हम ये देखें तो उसके जो ग्लोबल प्रेजेंस के अंदर हमने बहुत सारे ऐसे तरीके देखे हैं जिसमें एमएनसीज अपना वर्क करती हैं। तो एमएनसीज जो बेनिफिट्स लेती हैं वो इकोनॉमी ऑफ स्केल से लेती हैं, जिसके अंदर वो R&D एक्सपेंडिचर मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर को स्प्रेड करती है, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट लगाती है और अपनी ग्लोबल सेल्स को बढ़ाती है। उसके अंदर वो अपनी जो ग्लोबल परचेजिंग पावर है उसको पुल करती है जो कि सप्लायर्स के बिहाफ पे की जाती है। और उसके अंदर टेक्नोलॉजी चीज़ों को और मैनेजल चीज़ों को यूटिलाइज़ किया जाता है और उसके अंदर मिनिमल एडिशनल कॉस्ट लगाई जाती है जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। Furthermore, MNC can use their global presence to take advantage and underpriced labor service available in certain developing countries and gain access to special R&D capabilities residing in advanced foreign countries. To the problem of moral and legal constraint upon the behavior of multinational corporation, given that they are effectively stateless actors in one of several urgent global socio-economic problems that emerged during the late 20th सेंचुरी। तो हम बात कर रहे थे कि जो एमएनसीज हैं उनका जो मेन मोटिव होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, लेकिन आज की ग्लोबल प्रेजेंस को यूज़ करके हम देखें तो उसका जो एडवांटेज उसने लिया है वो ये लिया है कि उसने हमारी कंट्री के या किसी भी होम कंट्री के अंदर, अगर किसी भी फॉरेन कंट्री के अंदर अब अपना बिजनेस सेटअप करिए तो वहाँ की लेबर को सर्विसेज अवेलेबल करा रही है और उनको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करा रही है, जो कि मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर देखा जाता है। और इस चीज़ को बढ़ाने के लिए, इस चीज़ की ग्रोथ के लिए उन लोगों ने R&D कैपेबिलिटीज़ मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैपेबिलिटीज़ को रिसाइड किया है और उसको फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर एडवांस कर दिया गया है। इस प्रॉब्लम और मॉरल को पूरा करने के लिए उन्होंने कुछ लीगल कंट्रेंट्स लिए हैं जिससे जो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन का जो बिहेवियर है वो उस पर डिपेंड होता है। इसको इफ़ेक्टिवली तरीके से स्टेटलेस एक्टर्स की तरह रन किया जाता है, जिसके अंदर बहुत सारी ग्लोबल सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को देखा जाता है और उसके ऊपर वर्क किया जाता है। और ये हम देख रहे हैं बहुत टाइम पीरियड से। जब हम 20th सेंचुरी से बात करें तो एमएनसी कंपनी का जो मेन जो इम्पैक्ट होता था वो होता था सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को लेके। वन ऑफ द फर्स्ट मल्टीनेशनल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश इन 1601। आफ्टर द ईस्ट इंडिया कंपनी केम द डच ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंडेड मार्च 20, 1603 which would become the largest company in the world for nearly 200 years. The main characteristics of multinational companies are
मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी बिजनेस, मतलब कि जो मोस्टली जो मल्टीनेशनल जो बिजनेस थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम से ही थे, जो कि इस्टेब्लिश हो गए थे उन 1601 के अंदर। और उसके बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद वो जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनी तो उसको 20 मार्च 1603 के अंदर फाउंड किया गया। और वो उस टाइम की सबसे लार्जेस्ट कंपनी थी वर्ल्ड के अंदर, जो 200 सालों से अपना वर्क कर रही थी। मल्टीनेशनल कंपनीज की हम बात करें तो उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग एक बार देख लेते हैं। इन जनरल देयर इज ए नेशनल स्ट्रेंथ ऑफ द लार्ज कंपनीज एज एन द मैन बॉडी इन द वे ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और एक्वायर लोकल एंटरप्राइजेज स्टैब्लिश सब्सिडीज और ब्रांचेज इन मैनी कंट्रीज। जनरली हम बात करें तो जो नेशनल स्ट्रेंथ होती है किसी लार्ज कंपनी की, वो उसकी मेन बॉडी से रिलेटेड होती है। और इस वे से हम ये देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करते हैं और अपने लोकल एंटरप्राइज को एक्वायर मीन्स इस्टेब्लिश करते हैं। और इस्टेब्लिश करने के बाद वो अपनी सब्सिडीज़ और ब्रांचेज मैनी कंट्रीज़ के अंदर ओपन करते हैं। इट यूजुअली हैज़ अ complete decision making system and the highest decision making center. Each subsidiary or branch has its own decision making body according to their different features and operation to make decision, but each decision must be subordinated to the highest decision making center. अगर हम बात करें तो जो भी मल्टीनेशनल जो कंपनीज़ हैं या कॉरपोरेशन है, उनका जो भी कंप्लीट डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है वो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग सिस्टम होता है, क्योंकि उसके अंदर ईच सब्सिडरी और ब्रांच अपने डिसीजन को क्रिएट करती है और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट फीचर्स और ऑपरेशन मिलके एक डिसीजंस को बनाते हैं और डिसीजंस के बेस पे वो सबऑर्डिनेट्स को डायरेक्शन देते हैं, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते हैं और उस हायर डिसीजन मेकिंग सेंटर के थ्रू वो लोग एक अच्छी प्लानिंग करते हैं और वो लोग अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको इस तरीके से मोटिवेट करते हैं कि जो भी उनका एम है, जो भी उनका ऑब्जेक्टिव है, वो जल्दी से जल्दी अचीव हो और हम दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ से या दूसरी होस्ट कंट्रीज़ से हम ज़्यादा से ज़्यादा इनकम या जीडीपी गेन करें प्रोडक्शन करके गुड्स और सर्विसेज का। MNC सीक मार्केट्स इन वर्ल्ड वाइड एंड रैशनल प्रोडक्शन लेआउट, प्रोफेशनल फिक्स पॉइंट प्रोडक्शन, फिक्स पॉइंट सेल्स प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू अचीव मैक्सिमम प्रॉफिट। जो MNC है उनका जो मार्केट है, उसका जो भी हम कहें तो जो मार्केट्स हैं जो MNCs के वो वर्ल्ड वाइड है और हम देखें तो जो प्रोडक्शन लेआउट है उसका वो MNCs का रीजनल है। तो हम ये देखते हैं कि जो प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है या फिक्स्ड पॉइंट है वो उसका क्या है कि प्रोडक्शन करना, उसके बाद उसका जो नेक्स्ट जो वो है प्रोडक्ट्स को सेल करना और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना और उसको अचीव करना, जो उनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। तो आज के कंटेंट के अंदर हम लोगों ने टॉपिक के अंदर MNC के बारे में पढ़ा, कुछ लॉज भी हमने देखे कि किस तरीके से लॉज अप्लाई होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के अंदर। तो उसमें हमने देखा कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि दूसरी फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपना बिज़नेस सेटअप करना और वहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट को गेन करना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।